Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 24th of Feb. So first topic for the day, G7 meeting in Bengaluru today. Finance chiefs to discuss sanctions against Russia. This article is being presented by the Mint. ठीक है, और आपके सामने बेसिकली G7 क्या है, उसकी मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में कंडक्ट करी जा रही है, तो वो चीज हमें समझना होगा। ऑल्दो G7 का अध्यक्षता इस साल जो है वो जापान कर रहा है, लेकिन इसका मीटिंग जो है वो एक बेंगलुरु में भी कंडक्ट किया गया है, तो उसको लेकर के यहाँ पे आपके सामने G7 के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था 1975 में, तो काफी इंपॉर्टेंट है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 1975 एक्चुअली उस वक्त क्या था कि 1973-74 में ऑयल क्राइसिस हुआ था बेसिकली, तो इसको लेकर के ये ग्रुप जो है वो एक साथ आकर के काम करने लग गए। ये जो ब्लॉक है वो एनुअली मिलता है ताकि वो डिस्कस कर सके कॉमन इंटरेस्ट जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए होना चाहिए। G7 कंट्रीज के सदस्य कौन कौन है, तो यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूएसए है। बेसिकली आपको ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि जूस और जीएफ, ठीक है, तो इस चीज से आप याद रख सकते हो कि जे से जापान, यू से यूएसए, यू से यूके, आई से इटली, सी से कनाडा, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो ये ओवरऑल tricks है for G7 nations to remember it. All the G7 countries and India are a part of the G20 summit. ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कैरेक्टर और अ सेक्रेटेरिएट। फॉर्मल चार्टर भी नहीं है इनका और फॉर्मल सेक्रेटेरिएट भी नहीं है इनका, यानी कि हेडक्वार्टर्स कुछ फिक्स्ड नहीं है। प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट करता है मेंबर कंट्रीज के द्वारा, कि हर साल चेंज होता रहता है एजेंडा के हिसाब से, और यहाँ पे मिनिस्टर्स, शेरपास और ये सारे जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा 2022 तक में देखें तो G7 कंट्रीज में 10% तक का दुनिया की आबादी है। ये बड़ा नहीं है, क्यों, SCO वगैरह की तरह, ब्रिक्स वगैरह की तरह, क्योंकि यहाँ पे इंडिया चाइना इन्वॉल्व नहीं है। 31% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, अगेन डेवलप्ड इकोनॉमीज तो है लेकिन इंडिया चाइना नहीं है, और 21% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। तो ओवरऑल इसके हिसाब से 2022 के हिसाब से चाइना और इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं और लार्जेस्ट जीडीपी फिगर्स भी है दुनिया में, लेकिन ये पार्ट नहीं है इस ग्रुपिंग का, इस वजह से G20 में इनको रखा गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो सारे जो G7 कंट्रीज हैं वो एनुअल पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर जो है उनका वो रेवेन्यू में इनका बढ़ गया है, और हाई लेवल ऑफ ग्रॉस डेट वगैरह भी है, स्पेशली जापान में, इटली में और यूएस में। आपको ये उतना याद नहीं रखना है। G7 कंट्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ग्लोबल ट्रेड में भी, ठीक है। चलिए G7 कंट्रीज मैप आपके सामने इन सबका, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूके, कनाडा, ठीक है, आप याद रखना वो ट्रिक जूस जीएफ वाला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अर्थक्वेक ऑफ 6.8 मैग्नीट्यूड हिट्स ताजिकिस्तान, ठीक है। ये चाइना बॉर्डर के पास में अर्थक्वेक आया है ताजिकिस्तान में एग्जैक्टली। अब ताजिकिस्तान आपके सामने मैप में लोकेटेड कंट्री, यहाँ पे आप देख सकते हो पामीर माउंटेन रेंज जो है वो आपको मिल जाएगा ताजिकिस्तान में, ठीक है। बरतंग रिवर वगैरह जा रहा है, अलाय माउंटेन्स भी है, दुशानबे इसकी राजधानी, ठीक है। फरगना वैली भी है, और सिर दरिया रिवर भी है, ठीक है। सिर दरिया रिवर बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल ये कुछ आपको अमू दरिया और सिर दरिया, अमू दरिया ये रहा और सिर दरिया ये हमने देखा, ठीक है। तो ये ताजिकिस्तान छोटा सा मैप किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ में करता है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान वगैरह, ताशकेंत बेसिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान का ही राजधानी वो है, और यहाँ हमने देखा इसका राजधानी जो है वो दुशानबे ताजिकिस्तान का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये कहीं इधर आया होगा क्योंकि ये चाइना बॉर्डर से सटा हुआ अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक को हम समझ लेते हैं क्योंकि वैसे तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। टर्की वाला अर्थक्वेक का जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, वहां हमने काफी डीपली इन चीजों को पढ़ा है, बट स्टिल यहाँ पे अर्थक्वेक हम रिवाइज कर लेते हैं सिर्फ। अर्थक्वेक जो है वो शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है, अर्थ का सरफेस शेक करता है जिसकी वजह से सडन एनर्जी का रिलीज होता है अर्थ के लिथोस्फीयर में, यानी कि लैंड वाला पार्ट में। इसके अलावा आप देखोगे तो ये स्लो डिफॉर्मेशन बनाते हैं और ब्रिटल पोर्शंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह का। अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, अर्थ ये रहा, ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है जो क्रस्ट बनाता है उधर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच का जो हिस्सा है वो तो मेंटल है और उसके अंदर का जो हिस्सा है वो तो कोर हो जाता है। तो जो बाहर वाला हिस्सा है क्रस्ट, वहां पे आपको ये चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट का और अपर मेंटल का, ठीक है। तो ये बनाता है पूरा का पूरा लिथोस्फीयर प्लेट। अब हीटिंग और कूलिंग जो होता है, रॉक जो चट्टान होता है जब वो लगातार गर्म और ठंडा होता रहता है तो ये जो प्लेट्स हैं उसमें कन्वेक्शन होने को मिल जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि प्लेट्स जो हैं वो
डिफॉर्म होने लग जाते हैं। ओवरऑल अर्थक्वेक जो है जहां से शुरू होता है आप देखोगे हाइपोसेंटर या फोकस उसको बोलते हैं। एपिसेंटर वो होता है जहां से एग्जैक्टली चालू होता है हाइपोसेंटर के ऊपर का। अभी आपको हम दिखाते हैं और इसको मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल में। अर्थक्वेक को मेजर सिस्मोग्राफ में किया जाता है। रिक्टर स्केल के लिए मैग्नीट्यूड है और इंटेंसिटी के लिए मर्केली स्केल है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड किस तरीके से और कितना का एनर्जी के बराबर ये होता है फ्रीक्वेंसी का, आप इससे आकलन कर सकते हो। नेक्स्ट ओवरऑल आप देखोगे तो यही हम कह रहे थे, यहाँ से जैसे मान लीजिए चालू होता है तो ये फोकस हो जाता है, इसके ठीक 90 डिग्री पे आप देख रहे हो, सॉरी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एपी सेंटर हो जाएगा। और एपी सेंटर जो है उसके आप आसपास में देखोगे तो हाइपोसेंटर का पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भारत की बात कर लेते हैं तो 59% जो है लैंड एरिया का वो सिस्मिक है, हैजर्ड डैमेज के। ठीक है, और जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 4 जोन में कैटेगराइज किया गया। जोन 1 नहीं है क्योंकि जोन 1 में लाई करने वाला रीजन भी नहीं है। और इंडिया का 59% जो है वो अर्थक्वेक प्रोन है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक वैसे आपको बता दें तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वोल्केनिक अर्थक्वेक होता है, इसके अलावा बहुत ज्यादा ह्यूमन इंड्यूस्ड भी होता है, जैसे कि इंटेंस माइनिंग वगैरह के वजह से, प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट के वजह से। और अर्थक्वेक में आप देखोगे तो ये बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स दो तरीके से होता है। बॉडी वेव्स में भी आप फर्दर देखोगे तो ये पी एंड एस वेव्स होता है। पी मतलब कि प्राइमरी वेव्स जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों मटेरियल से पास हो सकता है और फर्स्ट होता है अराइव करने के लिए, और ये पैरेलल होता है। जबकि आप एस वेव्स को देखोगे तो एस वेव सिर्फ सॉलिड से पास हो सकता है और स्लो होता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा आप देखोगे जैसे यहाँ पे आप देखो पी वेव जो है वो पैरेलल चल रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। एस वेव जबकि आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर चल रहा है। ठीक है, और एस वेव इसीलिए काफी इंटेंस माना जाता है और काफी नुकसानदायक होता है। और सरफेस वेव्स में रालेग और लव दो वेव्स आते हैं जब किसी सरफेस के कांटेक्ट में। सरफेस वेव्स ज्यादा खतरनाक होता है और एक शैडो जोन भी होता है जो 105 से 145 डिग्री तक में अर्थक्वेक रेजिलिएंट होता है, वहां अर्थक्वेक का इंपैक्ट नहीं होगा। और एस वेव का जो शैडो जोन है वो ज्यादा है। तो ये पूरा का पूरा अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट है। फिर भी आपको देखना है तो आप वीडियो को टर्की वाला आप जाकर के देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया और सिंगापुर ने लॉन्च किया यूपीआई पे नाउ लिंकेज। तो इससे क्या है, यूपीआई हमारा खुद का है, पे नाउ जो है वो सिंगापुर का है। तो ये दोनों देशों को पास ला कर के रख दे रहा है फिनटेक सेक्टर में, और सिंगापुर फर्स्ट कंट्री बन जाएगा ऐसा कुछ इनिशिएटिव चालू करने के लिए। तो इससे वजह से हमारे यहाँ जो रेमिटेंस है सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में ही आता है, लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का। तो इस वजह से लोगों को वो पैसा भेजने में सहूलियत होगा। सो कॉल्ड सिंगापुर के लिए भी वैसा ही कुछ उम्मीद बन के आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 26 मीटिंग आपको देखने को मिलेगा WMCC का, वर्ल्ड मिनिस्टेरियल वगैरह का। और पहली बार बॉर्डर स्टैंड ऑफ, डोकलाम के बाद में दिल्ली एनवॉय जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं बीजिंग फॉर बॉर्डर टॉक्स। तो ओवरऑल काफी समय के बाद में वापस से इंडिया चाइना रिश्ते को लेकर के बॉर्डर जो है वो सुलझौता किया जा सके, उस चीज को लेकर के बातचीत यहाँ पे चालू है। नेक्स्ट आप देखोगे किस तरीके से हमारा डिस्प्यूट जो है वो ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश जो वो क्लेम करते हैं। आप सेंट्रल सेक्टर में मालूम ही है सिक्किम वगैरह का जो रीजन है उधर आपको देखने को मिल जाएगा। इधर वेस्टर्न सेक्टर में किस तरीके से आप देख सकते हो ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर जो है LOC वगैरह का अक्साई चीन का जो पार्ट है, और इधर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड जो कश्मीर है जो POK वाला पार्ट है गिलगित बाल्टिस्तान, और भारत तो हमारा ये कश्मीर का पार्ट है ही। ओवरऑल कश्मीर जो है वो इंडिया का टेरिटोरियल पार्ट है और ये हमारा सॉवरीन पार्ट है, लेकिन ये जो नेशंस हैं वो हमारे टेरिटोरियल सॉवरिनिटी के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। और चाइना का काफी ज्यादा जो है मैकमोहन लाइन जो है हमारा वो चाइना के साथ में ही है, और जो डूरंड वगैरह है वो अफगानिस्तान के साथ में, रेड क्लिफ जो है वो पाकिस्तान के साथ में, लेकिन इन चीजों को वो मानने से इनकार कर देते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वगैरह को लेकर के। तो ये कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। नेक्स्ट आर्टिकल कि अनयूजुअल फेब्रुअरी हीट एंड द नॉर्मल एबनॉर्मल इन ग्लोबल वेदर। अब ओवरऑल आप देखोगे तो फरवरी में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लगभग 28 के आसपास होना चाहिए। पिछले 30 साल से तो यही माना गया है, 1981 से 2010 तक का। लेकिन अभी जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है किन्हीं शहरों में। तो इस वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये हीट वेव का कॉन्सेप्ट भी रेस करता है। हीट वेव क्या होता है कि अगर टेम्परेचर प्लेन्स वाले रीजन में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए या 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए नॉर्मल से, तो हीट वेव के कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया जाता है। माउंटेन्स के लिए ये 30 डिग्री सेल्सियस है और कोस्टल एरियाज के लिए 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है सॉरी। इसके अलावा आप देखोगे इसका कारण क्या है, तो एब्सेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है और वीक सी ब्रिजेस वगैरह है।
अगर आपको याद होगा, आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, तो हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कॉन्सेप्ट इन डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हो, हम यहाँ वापस से नहीं समझा रहे हैं। और सॉरी, वीक सी ब्रिजेस भी है, तो सी ब्रिजेस जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं। गुजरात वाले रीजन में एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आती थी, जो टेम्परेचर कम करती थी, वो इस साल एब्सेंट है, तो वो रेनफॉल भी नहीं देखने को मिल रहा है। और माना जा रहा है कि इस साल गर्मी जो है वो काफी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि ला नीना जो है वो कमजोर पड़ चुका है। ला नीना जो है बेसिकली एल नीनो ला नीना, हम कभी ज्योग्राफी का क्लास लेंगे तो वहां पे कवर करेंगे। बेसिकली ला नीना के होने की वजह से इंडिया में बारिश देखने को मिलता है, और ये पॉजिटिव माना जाता है, कूलिंग इफेक्ट सा देता है। जबकि एल नीनो में ड्राई स्पेल देखने को मिल जाता है, अनयूजुअल वार्म हो जाता है पैसिफिक ओशन जो है, तो बेसिकली उसके वजह से इंडिया में ड्रॉट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल हमारा, ये बेसिकली आपको मेंस्ट्रुअल लीव्स के बारे में है। स्पेन में इंट्रोड्यूस करा गया है, और इसको लेकर के काफी जो है वो डिबेट चालू है कि ये सही है या गलत है। वैसे स्पेन, आपको बता दें कि इन्होंने, वो कंट्री पहली यूरोपियन कंट्री है स्पेन, जिसने 3 दिन का मिनिमम मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो चालू कर दिया, और मैक्सिमम 5 दिन तक का। तो किसी महिलाओं को जो मतलब जनरली जो पीरियड्स में होती हैं, तो उनको डिस्मेनोरिया करके एक बीमारी होती है कि अगर बहुत ज्यादा पेन है, तो उसको लेकर के वो चीजें जो है वो पीरियड्स में भी काम करना, वो अपने आप में काफी ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो हमको पहले से पता है कि महिलाओं को काम में जो है, जैसे कि अगर वो कम्यूट करके आ रही हैं कहीं पे, तो वहां उनके सेफ्टी का एक इशू हो जाता है, साथ साथ में वेजेस भी उनको एक तो इक्वल नहीं मिलता है, तो काफी सारा तो वो वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन देखती हैं। उसके बाद अगर बायोलॉजिकल फैक्टर भी एक कारण बन जाए, तो इस वजह से स्पेन ने ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे ऑलरेडी महिलाओं को कम हायर किया जाता है। अब इस स्टेप से क्या है कि और ज्यादा जो है वो इस डिसीजन से इंपैक्ट पड़ेगा उनके रिक्रूटमेंट में। खैर, आपको बता दें कि स्पेन जो है वो दुनिया का पहला कंट्री नहीं है, क्योंकि जापान ने बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर रखा है मेंस्ट्रुअल लीव वगैरह का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आप जाम्बिया वगैरह में भी देखोगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा टॉपिक था जो मेंस्ट्रुअल लीव वगैरह को भी डील करता है, और डेली करंट अफेयर्स का हमारा ये ओवरऑल इनिशिएटिव आपको कैसा पसंद आ रहा है आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको हेल्प मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजते रहिए, और वीडियोस को ईमानदारी से देखिए, क्योंकि व्यूज जो है वो बेसिकली कम ज्यादा बताते हैं कि आप कितने सिंसियर हो एग्जाम्स को लेकर के, कितना डेडिकेटेड हो। क्योंकि अगर आप वाकई डेडिकेटेड हैं तो इस इनिशिएटिव को जो हम डेली ला रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ जो था बीच में, बट स्टिल कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस इनिशिएटिव से जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको आगे फॉरवर्ड करिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।